नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि रेलवे बोर्ड के द्वारा ग्रुप डी के एग्जाम का जो है डेट घोषित कर दिया गया है कि आगामी महीने के 17 तारीख से जो है स्टार्ट हो जाएगी एग्जाम। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने ग्रुप डी के ऊपर एक सीरीज लॉन्च कर रहे हैं आज से, और ये ग्रुप डी के ऊपर पहला वीडियो होगा। दोस्तों, अगर आपने हमारे साथ बना रहा इस वीडियो में लास्ट तक और इस सीरीज के सभी वीडियो में, तो आपको जो है ग्रुप डी में एक अच्छा स्कोर दिलाना हमारी जिम्मेवारी है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। साथ ही साथ जो अभी एमटीएस का एग्जाम चल रहा है उसका एनालिसिस की वीडियो रोजाना अपलोड हो रहा है, आप वो भी देखिए, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। इससे एक ये बात पता चलेगी कि एग्जाम की पैटर्न वर्तमान में क्या चल रही है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को जोखिम भरे काम पर ना लगाना किस अधिकार के प्रति संरक्षण है। तो दोस्तों, जैसा कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 24 में कहा गया है कि कोई भी बच्चा 14 वर्ष से कम है तो उसे किसी भी जोखिम भरे काम पे नहीं लगाया जा सकता। तो ये जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार है इस प्रकार का कि जो काम पे नहीं लगाया जा सकता। अब बात करें आपको कि शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन कौन सा है, तो आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 जो है हमें शोषण के विरुद्ध अधिकार प्राप्त दिलाता है। दोस्तों, आर्टिकल 23 जो है इसमें मानव तस्करी पे रोक बताया गया है, वहीं आर्टिकल 24 जो है इस पे बाल श्रम पे निषेध बताया गया है। अब बता दें आपको कि ये शिक्षा का जो अधिकार है ये भी मौलिक अधिकार है। इसे आर्टिकल 21 के क में रखा गया है और ये 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत लागू करवाया गया है। तो आपको ये सब भी ध्यान रखना है। मौलिक अधिकार की बात जब कर रहे हैं तो मौलिक अधिकार संविधान में कहाँ से कहाँ तक वर्णित है, तो 12 से लेकर 35 तक जो है आर्टिकल मौलिक अधिकार से संबंधित है। वहीं पे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल की बात करना जरूरी होगा क्योंकि यहाँ से आए दिन एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं। तो सबसे पहले आर्टिकल 14 जो है ये समता का अधिकार है, विधि के समक्ष समता का अधिकार। आर्टिकल 17 जो है अस्पृश्यता का अंत है, अस्पृश्यता का अंत है। वहीं पे 18 है उपाधियों का अंत है, उपाधियों का अंत है। 19 है प्रेस की स्वतंत्रता है, प्रेस की स्वतंत्रता है, जो बोलने भाषण इत्यादि की जो हमें अधिकार है ये 19 से ही मिलता है। उसके बाद 21 है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है और ये एकमात्र अधिकार है जो किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलती है। उसके बाद 23 है मानव तस्करी पे रोक है, 24 है बाल श्रम पे निषेध है, 25 से लेकर 28 तक है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, 29 और 30 है अल्पसंख्यक से संबंधित है। वहीं पे जो आर्टिकल 32 है इसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है और इसे ही भीमराव अंबेडकर के द्वारा आर्टिकल 32 को संविधान का आत्मा कहा गया है। और इसी आर्टिकल 32 के द्वारा जो है सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार का रिट जारी करते हैं। तो आपको इतना बात आर्टिकल और मौलिक अधिकार से याद रखना होगा। साथ ही साथ मौलिक अधिकार की जो पद्धति है ये यूएसए के संविधान से लिया गया है, जो वर्तमान में 6 है, पहले 7 हुआ करता था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे निर्विरोध चुना गया है। दोस्तों, भारतीय बैडमिंटन संघ BAI ये CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है, 2022 CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है, CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है कि BAI के अध्यक्ष कौन है, वहाँ पे पूछा गया था। मैंने यहाँ पे स्टैटिक्स फॉर्म में से रखा है कि भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे निर्विरोध चुना गया है। तो दोस्तों, ये हैं हेमंत बिश्व शर्मा, जो वर्तमान में असम राज्य के CM हैं। तो इन्हें जो है BAI का अध्यक्ष बनाया गया है। ऑप्शन में एक ऑप्शन सोमा मंडल है, इसकी चर्चा कर लेते हैं। ये सेल का स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल के प्रथम महिला अध्यक्ष हैं, प्रथम महिला अध्यक्ष हैं। तो आपको ये ध्यान रखना होगा, आने वाले एग्जाम में ये टॉप पे हो सकती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण क्या है। दोस्तों, उपभोक्ता का जो शोषण होते हैं तो इनका जो कारण क्या हो सकती है प्रमुख। पहला ऑप्शन है सूचना का अभाव, दूसरा है वस्तु की सीमित आपूर्ति, तीसरा है शिक्षा का अभाव और चौथा उपयुक्त सभी। इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर D हो जाएगा, उपयुक्त सभी। दोस्तों, हमें सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है जिससे हम जो है शोषित होते हैं। वस्तु की सीमित आपूर्ति है, हमारे पास इतनी ज़्यादा आपूर्ति नहीं है,
तो क्या होती है कि जो बेचने वाले हैं उनके जो है मनमर्जी होने लगती है, क्योंकि जब वस्तु कम होगी, खरीदार ज़्यादा होगी, तो जो बेच रहे हैं उस पर उसका अधिकार हो जाता है। शिक्षा का अभाव है, हमारे यहाँ जो है लिटरेसी का भी अभाव है। तो ये उपयुक्त सभी यहाँ पे राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय महिला क्रांतिकारियों की माता कहा जाता है? किस भारतीय महिला को क्रांतिकारियों की माता कहा जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन है मैडम भिकाजी कामा, सरोजनी नायडू, कस्तूरबा गांधी, एनी बेसेंट। दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है मैडम भिकाजी कामा। मैडम भिकाजी कामा को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की क्रांतिकारियों की माता कहा जाता है। क्रांतिकारियों की माता कहा जाता है। इन्होंने 1907 ईस्वी में स्टुटगार्ट में झंडा फहराने का काम किया था, यहाँ से ये ज़्यादा जो है विख्यात हो गई थी। बात करें सरोजनी नायडू की, तो सरोजनी नायडू भारत में किसी भी राज्य के यानी उत्तर प्रदेश के ये प्रथम राज्यपाल बनी थी महिला। प्रथम राज्यपाल महिला जो थी ये सरोजनी नायडू कहाँ की? तो उत्तर प्रदेश की। वहीं पे कस्तूरबा गांधी जो मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी की पत्नी है, इनके बारे में कुछ खास नहीं है। एनी बेसेंट जो है ये कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष है। कांग्रेस के जो है प्रथम महिला अध्यक्ष है एनी बेसेंट। प्रथम महिला अध्यक्ष है कांग्रेस के एनी बेसेंट। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, कांग्रेस से बात आई है तो अगर ये पूछा जाए कि भारत का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है कांग्रेस का, तो ये आपको जो है भारतीय अगर इसमें अटैच है क्वेश्चन में तो फिर सरोजनी नायडू आंसर हो जाएगा, जो 1925 में अध्यक्षता की थी, क्योंकि सरोजनी नायडू पूर्णतः भारतीय है। वही एनी बेसेंट इनकी मेन नागरिकता जो है आयरलैंड की थी, बाद में इन्हें भारत की भी नागरिकता दी गई थी। तो खाली कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा गया तो एनी बेसेंट होगा। अगर क्वेश्चन में इंक्लूड है भारतीय शब्द की कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो आपका आंसर सरोजनी नायडू हो जाएगा। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? दोस्तों निम्नलिखित में से राज्यसभा के जो है सभापति कौन होते हैं? दोस्तों भारतीय संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलके बना होते हैं। ये तीनों से मिलके बनी होती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, जिसमें राज्यसभा को अपर सदन कहा जाता है, लोकसभा को लोअर सदन कहा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 हो सकती है, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 550 हो सकती है। पहले ये आंकड़ा 552 हुआ करता था, लेकिन एंग्लो इंडियन की जो नॉमिनेशन की पद्धति थी इन्हें समाप्त कर दिया गया है। वर्तमान समय में 104वां संविधान संशोधन के द्वारा कानून लगा के इसे जो है समाप्त कर दिया गया। अब कोई भी एंग्लो इंडियन की भर्ती जो है लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया जाएगा, मनोनीत नहीं किए जाएंगे। तो लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितने हो गए? 550। राज्यसभा में कितने हो गए? 250। राज्यसभा को अपर सदन, लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। आपको इतना बात याद रखना है। फिर हम चलते हैं इस क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे राज्यसभा के सभापति पूछा गया है। तो राज्यसभा के जो सभापति होते हैं ये उपराष्ट्रपति होते हैं, जो वर्तमान में वेंकैया नायडू जी हैं, ये राज्यसभा के सभापति भी होते हैं। वहीं पे प्रधानमंत्री बात करें कि किस सभा के सभापति होते हैं, तो प्रधानमंत्री योजना आयोग जिसको वर्तमान में तो समाप्त कर दिया गया है, इनको 2015 में समाप्त कर दिया गया और इन्हीं का स्थान लिया है नीति आयोग। तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन हो जाएगा? तो प्रधानमंत्री, जो वर्तमान में मोदी जी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष भी जो है प्रधानमंत्री ही होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष भी कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री ही होते हैं। तो आपको याद रखना है कि प्रधानमंत्री जो है नीति आयोग का अध्यक्ष और अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष होते हैं। वहीं राज्यसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। और लोकसभा के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? तो स्पीकर कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? दोस्तों भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम जो पारित हुआ था ये 1993 के अंदर हुआ था। तो आपका राइट आंसर 1993 हो जाएगा। बता दें दोस्तों कि प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। 10 दिसंबर को और भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, इसके बारे में चर्च कर लेते हैं कि 10 दिसंबर को जो है अल्फ्रेड नोबेल, जो डायनामाइट के आविष्कारक थे अल्फ्रेड नोबेल जी, जिनके नाम पे नोबेल पुरस्कार दिया जाता है,
तो इनकी पुण्य तिथि है, यानी इनके मृत्यु वाली दिन है। तो इन्हीं दिन जो है नोबेल पुरस्कार की घोषणा की जाती है कि आगामी साल में, मतलब ये जो बीत रही है साल, उसमें नोबेल पुरस्कार किसे दिया जाएगा। तो आपको ये भी ध्यान रखना है दोस्तों। कोरिलेशन से आपको बहुत फायदा होता है। अगर कोई भी चीज़ जैसे इसबी है, चाहे कोई भी क्वेश्चन है, तो उसे आप कोरिलेट करके याद करना सीखिए। जैसे मैंने अभी 10 दिसंबर का बात किया, तो 10 दिसंबर को और क्या होता है ये भी चर्च कर लिए, तो इन दोनों को एक साथ रख लिए, तो आप जो है भूलने की चांसेस बहुत कम हो जाती है। वहीं पे एक ऑप्शन जो है 2005, तो 2005 में राइट टू इन्फॉर्मेशन आरटीआई जो है लगाया गया था, आया था भारत में। सूचना का अधिकार जो है 2005 में आया था भारत में। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता नहीं है। जो देश आर्थिक दृष्टि से, इकोनॉमिक्स के दृष्टि से जो है इकोनॉमिकली पिछड़ा हुआ होगा, उसका क्या विशेषता नहीं है, क्या प्रॉपर्टीज नहीं है। ऑप्शन है प्रति व्यक्ति निम्न आय, तो जो प्रति व्यक्ति निम्न आय रहेगा तभी देश पिछड़ा हुआ रहेगा, तो ये तो राइट आंसर नहीं है। यहाँ पे जो नहीं है वही खोजना है। उच्च मृत्यु दर ये हो सकती है, कम साक्षरता ये हो सकती है, प्राथमिक क्षेत्र में निम्न श्रम अनुपात। सबसे बड़ा रीजन ये है कि अगर प्राथमिक क्षेत्र में, प्राथमिक सेक्टर किसे कहते हैं, तो कृषि वगैरह जो है ये प्राथमिक सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। तो कृषि को जो है जिस भी विकसित देश, जितने भी विकसित देश है उसमें जो है प्राथमिक सेक्टर में कम से कम कर्मचारी सम्मिलित होते हैं। जैसे भारत के अधिकांश जनता जो है कृषि से रिलेटेड है, यानी प्राथमिक सेक्टर से ही अपनी जीविका को जो है चलाते हैं। इसीलिए भारत विकसित देश न होकर विकासशील देश है, कम विकसित देश है, यानी अर्ध विकसित देश है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चूंकि यहाँ पे आर्थिक दृष्टि से पिछड़े देश की बात कर रहा है और विशेषता नहीं है, तो विशेषता प्राथमिक क्षेत्र में निम्न श्रम अनुपात जो है ये तो विकसित देशों की विशेषता है कि जहाँ पे प्राथमिक क्षेत्र में कम आदमी जो है इंडल्ज है तो वो देश विकसित होते हैं। वहाँ पे सेवा क्षेत्र में, ये तृतीय सेक्टर होते हैं, वहाँ पे ज़्यादा व्यक्ति इंडल्ज होते हैं विकसित देशों में। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया कि भाई प्राथमिक सेक्टर में जो है निम्न श्रम अनुपात तो विकसित देशों के लिए होता है। यहाँ पे पिछड़े देशों की बात कर रहे हैं तो प्राथमिक सेक्टर में अधिक जो जनता हो इंडल्ज होना चाहिए। अगला एक प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस शहर में 25 नवंबर 10 से 10 दिसंबर तक 64वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भोपाल में किया गया है ये। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला एक प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला एक प्रश्न है हड़प्पा संस्कृति का एक अन्य नाम क्या है। दोस्तों हड़प्पा काल से रेलवे का ये पसंदीदा टॉपिक रहा है, हड़प्पा सभ्यता। यहाँ से रेलवे की कोई भी एग्जाम की बात कीजिए आप, उसमें एक क्वेश्चन जरूर आते हैं। इसीलिए मैं जितने दिन भी जब भी इनकी सीरीज की वीडियो बनाऊंगा उसमें हड़प्पा साइड से एक क्वेश्चन जरूर रहेगा। तो यहाँ पे हड़प्पा संस्कृति का अन्य नाम पूछा गया है। लौह युगीन सभ्यता है, कांस्य युगीन है, ताम्र युगीन है, इनमें से कोई नहीं है। इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले तो हड़प्पा सभ्यता की सर्वमान्य काल क्या है, तो इसकी सर्वमान्य काल है 2350 से 1700 ईसा तक, ईसा पूर्व बीसी में है। 2350 से 1700 बीसी के इसके जो है सर्वमान्य काल माना गया है। कहीं कहीं 2500 से 1750 भी लिखते हैं, तो आप जो है इसी लिमिट में रखिएगा। दूसरी बात है कि हड़प्पा की जो है 4 स्थल जो भारत में है, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी और पश्चिमी जो है पाकिस्तान में है, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी जो है ये भारत में है। तो ये जरूर पूछा जाता है एग्जाम में। तो सबसे जो उत्तरी छोर है इनका नाम है मांडा, और मांडा कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। जो पूर्वी छोर है ये है आलमगीरपुर, क्या है, आलमगीरपुर है, ये कहाँ है, तो ये यूपी के अंदर स्थित है। जो दक्षिणी छोर है, दक्षिणी छोर जो है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, डायरेक्शन चेंज हो गया है। दक्षिणी छोर जो है साउथ वाली, ये है 10 से दक्षिणी, 10 से दैमाबाद है। और दैमाबाद कहाँ है, तो ये महाराष्ट्र के अंदर है। उसके बाद जो पश्चिमी छोर है वेस्ट वाली, ये है सुरकोतदा जो है पाकिस्तान के लड़काना प्रांत में है। तो आपको ये सब ध्यान रखना है। ये चारों दिशाओं की क्वेश्चन जरूर पूछी जाती है कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे पूर्वी छोर क्या है, तो सबसे पूर्वी छोर मैंने कहा आलमगीरपुर है। सबसे पश्चिमी छोर क्या है, तो सुरकोतदा है। सबसे दक्षिणी छोर क्या है, 10 से दक्षिण, 10 से दैमाबाद है। सबसे उत्तरी छोर क्या है, तो ये है मांडा। हड़प्पा संस्कृति का सर्वमान्य काल क्या हो गया, 2350 से 1750 बीसी। इसे क्या कहा जाता है, कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। इसके साथ साथ इसे सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है।
सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है। ये जो है हड़प्पा सभ्यता किस लिए जाना जाता है सबसे अधिक, तो शहरी व्यवस्था थी, यहाँ पे शहरी नियोजन की भरी सभ्यता थी ये हड़प्पा सभ्यता। तो इतनी बात आप मोटे मोटे में याद रखिएगा। साथ ही साथ हड़प्पा में जो है सोना की चांदी की खोज हो चुकी थी, लेकिन लोहा की खोज नहीं हुई थी। जो स्वास्तिक की साइन है ये भी हड़प्पा सभ्यता की ही देन है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है, स्वास्तिक की साइन हड़प्पा सभ्यता की देन है। उसके बाद जो हड़प्पा वासी जो है कपास की खेती सर्वप्रथम किए थे। यहाँ की जो जनता थे उनकी कृषि और पशुपालन इनका मुख्य व्यवसाय था। अब चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है बौद्ध कला का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है। दोस्तों बौद्ध कला का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? ऑप्शन है कुशीनगर, अमरावती, श्रावस्ती, लुम्बिनी। दोस्तों इन चारों ऑप्शनों में से, वैसे तो बौद्ध कला का बहुत सा केंद्र है, लेकिन जो ऑप्शन दिया गया है इनमें से राइट आंसर अमरावती हो जाएगा। अमरावती कहाँ है? अमरावती दो जगह है, अमरावती एक महाराष्ट्र में भी है और अमरावती जो है आंध्र प्रदेश में भी है। तो ये राइट आंसर जो है आंध्र प्रदेश वाली है, तो आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात ये है कि कुशीनगर में जो है बौद्ध की मृत्यु हुई थी, और कुशीनगर कहाँ है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। श्रावस्ती में बौद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिया था, सबसे अधिक उपदेश जो है ये श्रावस्ती में देने का काम किया था। और किस भाषा में दिए थे? तो पाली भाषा में उपदेश दिए थे। और उसके बाद लुम्बिनी जो है, लुम्बिनी में बुद्ध का जन्म होता है। और लुम्बिनी कहाँ है? तो ये है नेपाल के अंदर स्थित है। तो आपको इतना बात ऑप्शन से रिलेटेड याद रखना है। साथ ही साथ बुद्ध को क्या कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। अगला एक प्रश्न है महरौली अभिलेख से किस सम्राट के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। दोस्तों महरौली अभिलेख से किस सम्राट के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है? तो ये ऑप्शन है समुद्रगुप्त, विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम। दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विक्रमादित्य से जो है महरौली अभिलेख विक्रमादित्य के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। विक्रमादित्य का अन्य नाम है चंद्रगुप्त द्वितीय इनका अन्य नाम है। इन्हीं के काल में फहियान जो है भारत यात्रा पर आए थे। वहीं पर गुप्त वंश के संस्थापक की बात करें तो श्री गुप्त हो जाएगा। श्री गुप्त जो है गुप्त वंश के संस्थापक हैं। और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो आप इन क्वेश्चन से ये 5 चीज आप सीखे। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं, विक्रमादित्य को चंद्रगुप्त द्वितीय कहते हैं, विक्रमादित्य के काल में फहियान भारत आए थे, विक्रमादित्य से ही महरौली अभिलेख संबंधित है, और गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्ता हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि ऋग्वेद के अध्ययन करने वाले को क्या कहा जाता है। दोस्तों ऋग्वेद सभी 4 वेदों में सबसे पुरानी तथा सबसे बड़ी वेद है। इसमें 1028 सूक्त तथा 10 मंडल हैं। तो ऋग्वेद के जो अध्ययन करते हैं उसे अध्ययनकर्ता को होत्र कहा जाता है या होता कहा जाता है, आपको ध्यान रखना। और ऋग्वेद में जो ऋचाओं का संकलन है उसे खिल कहते हैं। ये हस्तलिखित ऋचाएं होती है ऋग्वेद के अंदर, जिसे खिल कहते हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं प्रति वर्ष किस तिथि को पूरे विश्व में विश्व संगीत दिवस के रूप में मनाया जाते हैं? वर्ल्ड म्यूजिक डे। तो ये जो विश्व संगीत दिवस है ये प्रत्येक वर्ष जो है 21 जून को मनाया जाता है। और 21 जून को योगा दिवस भी मनाया जाता है, योगा डे। तो ये दोनों एक ही दिन मनाया जाता है। 2022 के अंदर जो योगा डे मनाया गया उसका थीम क्या था? आने वाले एग्जाम के लिए करंट सेक्शन से ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि 2022 में जो योगा दिवस 21 जून को मनाया गया उनका थीम क्या रखा गया था? तो इनका थीम रखा गया था योगा फॉर ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए योगा। इस प्रकार का थीम रखा गया था 2022 के योगा दिवस का। साथ ही साथ इसके क्वेश्चन के लिए आंसर भी है 21 जून जो विश्व संगीत दिवस मनाया जाता है। अब जो जून महीने के इम्पोर्टेंट एक और डे है 5 जून, ये मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। तो इनका थीम क्या रखा गया था? तो इनका थीम रखा गया था 2022 के लिए ओनली वन अर्थ, एक ही पृथ्वी है। तो इस प्रकार का थीम रखा गया था। तो आपको ये थीम दोनों याद रखने हैं जून महीने के इंपॉर्टेंट डे से। अगला एक प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किस फसल को जीआई टैग ज्योग्राफिकल इंडिकेशन प्राप्त किया गया? जीआई टैग होता है एक पहचान होती है किसी भी चीज की उसकी खास बनाने के लिए, जिसका फुल फॉर्म ज्योग्राफिकल इंडिकेशन होता है। तो भारत में सबसे पहले किस फसल को दिया गया? ऑप्शन है बड़ा कोलम, दार्जिलिंग चाय, जर्दालू आम, शाही लीची। दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है
दार्जिलिंग चाय को जो है सबसे पहले जीआई टैग प्रदान किया गया था 2004 ईस्वी के अंदर। 2004 ईस्वी के अंदर दार्जिलिंग चाय को जो है जीआई टैग प्रदान किया गया था। वहीं बात करें बराकोलम चावल, ये महाराष्ट्र का है, इन्हें भी जीआई टैग मिला है। जर्दालू आम और शाही लीची, ये दोनों बिहार से संबंधित है, इन्हें भी जीआई टैग प्रदान किया जा चुका है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, बिहार से ये दोनों जो है जीआई टैग वाले हैं, ये महाराष्ट्र से हैं और ये पश्चिम बंगाल से हैं। लेकिन सबसे पहले दार्जिलिंग चाय को 2004 में जीआई टैग दिया गया था। अगला प्रश्न आ रहे हैं कि भारत का अंतिम राजपूत शासक कौन थे। दोस्तों ऑप्शन है जयचंद, हर्षवर्धन, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, पृथ्वीराज चौहान द्वितीय। दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। तराइन की जो युद्ध हुई थी 1191 ईस्वी में और 1192 ईस्वी में, तो इसमें जो है पहले में तो पृथ्वीराज तृतीय की जीत हुई थी, दूसरी में हार हो गई थी। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय है, क्योंकि कहीं कहीं पृथ्वीराज चौहान ही डायरेक्ट लिखा रहता है, लेकिन एसएससी के एक एग्जाम में पूछा गया कि तराइन का युद्ध जो है किसके किसके बीच हुआ था, तो यहाँ पे पृथ्वीराज जो है पृथ्वीराज द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ इस प्रकार दिया गया था। तो राइट आंसर जो है पृथ्वीराज तृतीय। अगला एक प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस शासक ने दासों के रखरखाव के लिए अलग विभाग की स्थापना की थी, जिसका नाम क्या था, दीवान ए बंदगान। दीवान ए बंदगान नाम दिया गया था, जो दासों के रखरखाव से संबंधित थे। तो ये किस शासक के द्वारा इस प्रकार की व्यवस्था किए गए थे, तो ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, इल्तुतमिश। दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो है दीवान ए बंदगान की व्यवस्था की गई थी। वहीं पे मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा दीवान ए कोही की व्यवस्था किया गया था। दीवान ए कोही, दीवान ए कोही जो है ये कृषि विभाग से संबंधित एक व्यवस्था था, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो है दीवान ए बंदगान जो दासों के रखरखाव से संबंधित है, इनकी व्यवस्था किया गया था। गयासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश के संस्थापक थे। इल्तुतमिश गुलाम वंश से संबंधित है। दोस्तों अब बता दें मोहम्मद बिन तुगलक के काल में इब्न बतूता भारत आया था। इब्न बतूता जो मोरक्को के निवासी थे, ये कहाँ के निवासी थे, मोरक्को के निवासी थे, और इन्होंने जो है रेहला नामक एक पुस्तक की रचना की। तो ये किसके काल में आए थे, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। दोस्तों बता दें दिल्ली सल्तनत में जो 5 वंश शासन किया, उसमें तुगलक वंश का शासन सबसे लंबी अवधि तक चली। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सहायक संधि को निम्नलिखित में से किस राज्य ने स्वीकार नहीं किया। दोस्तों सहायक संधि को निम्नलिखित में से किस राज्य ने स्वीकार नहीं किया। ऑप्शन है मैसूर, अवध के नवाब, निजाम हैदराबाद, और उसके बाद है पेशवा। दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है मैसूर। मैसूर ने जो है नहीं स्वीकार किया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर है। सहायक संधि के जन्मदाता कौन है अंग्रेज में, लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली जो है ये सहायक संधि किए थे भारत में अंग्रेज की तरफ से। वहीं पे सबसे पहले सहायक संधि करने वाला जो है भारत के अंदर, ये है फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला एक प्रश्न आया था दोस्तों कि आया है किस भारतीय महिला के नाम पर अमेरिका में एक अंतरिक्ष यान का नाम रखा गया। दोस्तों भारतीय महिला में के नाम पे अमेरिका में एक स्पेस यान का नाम रखा गया है, तो यह है कल्पना चावला। आपको याद होगा कल्पना चावला जो है प्रथम भारतीय महिला है भारतीय मूल की जो अंतरिक्ष में गई, और ये किस विमान से गई थी, कोलंबिया नामक यान से जो है इनकी रहस्यमय तरीके से जो है मृत्यु हो जाती है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला एक प्रश्न देखते हैं, भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री अक्षांश के बीच की दूरी कितनी होती है। दोस्तों भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री अक्षांश के बीच की दूरी की बात किया जाएगा तो 111.4 किलोमीटर होता है। 111.4 किलोमीटर होता है। हालांकि यहाँ पे 111 है, 111 राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दें यदि यह समय का अंतर बोला जाता कि एक देशांतर के बीच के जो है समय की डिफरेंस कितनी होती है गैप, तो 4 मिनट होती है। 4 मिनट की गैप होती है एक देशांतर के बीच में समय की गैप। इसीलिए भारत जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में है। तो आप इसको अगर 4 से गुना करेंगे तो 5.5 घंटा के बराबर मिनट आ जाएगा, लगभग 330 मिनट आ जाएगी। तो ये जो है आपका यहीं से ये कैलकुलेशन बनता है कि भारत का समय जो है ग्रीनविच के समय से, जीएमटी से, ग्रीनविच मीडियन टाइम से जो है आईएसटी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है 5.5 घंटा आगे चलती है। यही कारण है कि एक देशांतरों के बीच में जो है
मिनट का अंतर हो जाता है। वहीं पे दूरी की बात करेगा एक अक्षांश के बीच की दूरी तो 111.4 किलोमीटर होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। दोस्तों असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब होती है? 1920 में। तो इसी के आसपास की घटना रही होगी। तो पहला है साइमन कमीशन का आगमन। साइमन कमीशन कब आता है भारत में? 1928 के अंदर आता है। इसे गोरा का कमीशन कहा गया है और इन्हीं का जो विरोध करते करते लाला लाजपत राय जो है नरसिंह का शिकार हो गया था। अगला है रॉलेट एक्ट। ये कब लागू कराया गया था? 1919 के अंदर। क्रिप्स मिशन का आगमन कब होता है भारत में? 1942 में। तो यहाँ पे राइट आंसर 1919 हो जाएगा। रॉलेट एक्ट के जो है विरोध में असहयोग आंदोलन चलाया था। उसके बाद एक चौरा चौरी कांड जो असहयोग आंदोलन 1920 में चलाया गया, 1922 में बंद किया गया। इनका कारण चौरा चौरी कांड ही है। इन्हीं के कारण जो है असहयोग आंदोलन को वापस लेना पड़ा था, स्थगित करना पड़ा था। अगला एक प्रश्न है कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत में से कौन सा है? दोस्तों भारतीय संविधान जो है यद्यपि अनेक देशों के संविधान से लिए गए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इसमें समान तत्व शामिल किए गए हैं ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के कानून से किए गए हैं। यहाँ पे लगभग 2/3 जो नियम कानून है ये यहीं से जो है लागू कराया गया भारतीय संविधान में। तो आपका राइट आंसर भारत सरकार अधिनियम 1935 हो जाएगा। जब भी इस प्रकार की क्वेश्चन रहे कि भारतीय संविधान के सबसे बड़ा स्रोत क्या है, अगर ऑप्शन में 1935 का अधिनियम देखता है तो आपका यही आंसर होने वाला है। वैसे ब्रिटिश संविधान से एकल नागरिकता लिया गया है, अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिया गया है। तो ये सब जो है लिए गए हैं, लेकिन फिर भी 1935 से लगभग जो है 2/3 चीज लिए गए हैं। इसीलिए आपका आंसर जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 ही होने वाला है। एक प्रश्न है कि आत्मनिर्भर भारत के समर्थन के लिए कंपनी ने सरकार के राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए साझेदारी की है। तो दोस्तों ये किया है फ्लिपकार्ट जो है ये किया है जो राष्ट्रीय आजीविका मिशन के लिए इससे साझेदारी किया है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए। अगला एक प्रश्न है कि थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? दोस्तों थॉमस कप जो अभी अभी इंडिया जीता है, थॉमस कप का विजेता कौन है? तो इंडिया। थॉमस कप का विजेता कौन है? तो इंडिया। ये किसे हराया है? इंडोनेशिया को। किसे हराया है? इंडोनेशिया को, जो 14 बार के जो है इनके विजेता हैं। तो इनको हराए हैं इंडोनेशिया को और भारत जो है कब्जा किया है थॉमस कप पर। तो थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो ये है बैडमिंटन से संबंधित है और ये ओनली पुरुष ही खेल सकते हैं। थॉमस कप जो है ओनली पुरुष ही खेल सकते हैं। तो देखते हैं, तो यहाँ पे बैडमिंटन पुरुष राइट आंसर हो जाएगा। वहीं पे बैडमिंटन से एक जो कप है वो ओनली महिला ही खेलती है, ये है उबेर कप भी बैडमिंटन संबंधित है जो ओनली महिला ही खेलती है। अगला एक प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस देश का पहला मंगल मिशन होप मिशन टू मार्स है? दोस्तों किसी देश का जो है ये पहला मिशन है, जो मंगल मिशन है उनका नाम दिया गया है होप मिशन टू मार्स। तो ये है यूएई, संयुक्त अरब अमीरात का ये पहला ही मिशन है होप मिशन टू मार्स, जो मंगल पे इनकी एक योजना है। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व का सर्वाधिक घनी आबादी वाला प्रदेश। दोस्तों विश्व का सर्वाधिक घनी आबादी जो है ये दक्षिण पूर्व एशिया के आसपास जो है बसे हुए हैं। जब से अधिक आबादी एशिया महादेश के अंदर भी है, तो इससे भी अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन ऑप्शन में जो है यहाँ पे एशिया शब्द 2 बार इंडल्ज है, तो इसीलिए आपको याद रखना होगा कि जो दक्षिण पूर्वी एशिया प्रांत है वहाँ पे सबसे अधिक आबादी निवास करते हैं। टोटल महादेश की संख्या कितने हैं? 7, जिसमें ऑस्ट्रेलिया महादेश सबसे छोटा महादेश है। और ऑस्ट्रेलिया महादेश से क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा देश है जो महादेश भी है, तो ऑस्ट्रेलिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ऑस्ट्रेलिया महादेश एक ऐसा महादेश है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं स्थित है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुकी है। वहीं पे यूरोप महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जहां एक भी रेगिस्तान नहीं है। तो आपको ये दोनों बात भी याद रखने होंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? एफएसआई। तो एफएसआई का जो मुख्यालय है ये है देहरादून के अंदर। और अभी अभी 2021 में इन्होंने अपना रिपोर्ट जारी किया है एफएसआई ने वन सर्वेक्षण पे। तो वन सर्वेक्षण में जो है भारत का वन का प्रतिशत जो इन्होंने आंकड़ा लगाया है ये 24.62% समग्र वन का प्रतिशत बताया है। वहीं बात करें सबसे अधिक वन एमपी के अंदर बताया है, सबसे कम वन जो है हरियाणा के अंदर बताया है।
क्या मतलब क्षेत्रफल के हिसाब से, अगर प्रतिशत के हिसाब से सबसे अधिक वन जो पूछा जाए अगर एग्जाम में, तो इन्होंने मिजोरम को प्रथम स्थान पे रखा है। मिजोरम में जो है सबसे अधिक प्रतिशत वन है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति में से एक है। दोस्तों कर्नाटक संगीत के त्रिमूर्ति जो है कर्नाटक संगीत से जुड़े हैं, तो इनमें से कौन एक है, तो कालिदास, मीराबाई, पंडित भीमसेन जोशी और त्यागराज। तो यहाँ पे त्यागराज राइट आंसर हो जाएगा। त्यागराज जो है ये कर्नाटक संगीत से जुड़े हुए कैरेक्टर हैं। वहीं भीमसेन जोशी जो है ये शास्त्रीय संगीत से जुड़े हुए थे, शास्त्रीय संगीत से जुड़े हुए थे। इनको भारत रत्न दिया गया भारत सरकार के द्वारा 2008 में, और ये किराना घराना से संबंधित थे, पंडित भीमसेन जोशी। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, कालिदास जो है विक्रमादित्य के काल के कवि हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। बिहार राज्य के किस जिले का जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक है। तो बिहार राज्य में जो शिवहर जिला है, यहाँ की जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक है। दोस्तों शिवहर यहाँ पे राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर है। साथ ही साथ बिहार की जनसंख्या घनत्व तो भारत में सबसे अधिक है, जो कल के एसएससी एमटीएस के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला एक प्रश्न देख लेते हैं कि जब पवन पृथ्वी के घूर्णन के कारण अपनी दिशा बदल लेती है, तो निम्नलिखित में से इसे किस नाम से पुकारते हैं। जब हवा जो है पृथ्वी के घूर्णन के कारण अपनी दिशा बदल लेती है, तो इसे किस नाम से पुकारा जाता है। तो इसे पुकारा जाता है भू अवक्षेपी पवन, जियोट्रॉपिक वाइंड्स बोला जाता है। कि जब हवा जो है अपनी दिशा बदल ले पृथ्वी के रोटेशन के कारण, तो उसे हम कहते हैं जियोट्रॉपिक वाइंड। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंगों में से किसकी तरंग दैर्घ्य अधिकतम होती है। तो किसकी तरंग दैर्घ्य सबसे अधिकतम होती है। ऑप्शन है एक्स किरण, गामा किरण, परावैंगनी किरण, अवरक्त किरण। दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा एक्स किरण। एक्स किरण की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक हो जाएगा। एक्स किरण की खोज कौन किया था, विलियम रोएंटगन ने किया था। उसके बाद परावैंगनी किरण की खोज कौन किए थे, तो रीटर ने किए थे। अवरक्त किरणों की खोज कौन के, विलियम हर्शेल ने किए थे। वहीं पे गामा किरण की वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है, जो अल्फा बीटा गामा होती है, और इस पर कोई भी चार्ज नहीं होती है। अल्फा पे जो है पॉजिटिव चार्ज होती है, वहीं पे बीटा पे जो है नेगेटिव चार्ज होती है। तो आपको इतने बात जो है ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, ब्लू बेबी सिंड्रोम निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। दोस्तों ब्लू बेबी सिंड्रोम एक प्रकार की बीमारी है जो शरीर में यानी ब्लड में नाइट्रोजन के अधिकता के कारण हो जाता है, खास करके छोटे बच्चे में होते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मिथोग्लोबिन से। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, मिथोग्लोबिन से। मिथोग्लोबिन जो शरीर में जो है ब्लड को प्रभावित करता है और शरीर का रंग जो है नीला पड़ने लगता है, खास करके नवजात बच्चे में ये बीमारी हो जाती है, ब्लू बेबी सिंड्रोम। ऑक्सीजन की अधिकता से तो कोई बीमारी नहीं होती। टीडीएस की अधिकता, टीडीएस जल में टीडीएस मापन होती है कि आपका जल शुद्ध है या नहीं, इस प्रकार की जो है टीडीएस शब्द का उपयोग किया जाता है जल के लिए। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न देखते हैं, नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को शोषित करने वाला तत्व कौन सा है। दोस्तों नाभिकीय रिएक्टर जो विखंडन के सिद्धांत पे कार्य करता है, विखंडन के सिद्धांत पे कार्य करता है नाभिकीय रिएक्टर। सबसे पहले इनको किसने बनाया, तो फर्मी, एनरिको फर्मी, ये शिकागो विद्यालय के प्रोफेसर थे। इन्होंने नाभिकीय रिएक्टर को देखा सबसे पहले कि किस प्रकार से काम करता है, तो विखंडन के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन को शोषित करने वाला जो क्षार है ये कैडमियम या बोरॉन है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ग्रेफाइट और भारी जल ये मंदक के रूप में जो है उपयोग किया जाता है नाभिकीय रिएक्टर के अंदर। वहीं यूरेनियम जो है इसे ईंधन के रूप में यूज किया जाता है, और कैडमियम या बोरॉन जो है ये नियंत्रक क्षार के रूप में न्यूट्रॉन शोषित करने के लिए उपयोग किया जाता है। विखंडन के सिद्धांत पे कार्य करता है। वहीं पे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है परमाणु बम। परमाणु बम के खोजकर्ता कौन है, ऑटो हान, और ये भी विखंडन के सिद्धांत पे कार्य करता है। वहीं पे जो सूर्य से जो हमें प्रकाश की प्राप्ति होती है वो संलयन के सिद्धांत पे कार्यरत है। तो आपको इतना ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है। दोस्तों प्राकृतिक रबर जो है ये बहुलक है आइसोप्रीन का। आइसोप्रीन को जो है नेचुरल प्लास्टिक भी कहा जाता है, आपको ये भी ध्यान रखना है। साथ ही साथ
रबर काफ़ी मुलायम होते हैं, इसे कोई शेप में ढालने के लिए इसे थोड़ा कड़क बनाया जाता है, थोड़ा जो है टाइट किया जाता है। तो क्या चीज़ मिलाया जाता है, तो सल्फर मिलाया जाता है इसमें। सल्फर जो है, सल्फर या गंधक भी बोलते हैं इसे, तो ये मिलाया जाता है। इस प्रक्रिया को ये जो मिलाते हैं रबर के अंदर, तो इसको क्या कहते हैं, रबर का बल्कनीकरण कहा जाता है इस प्रक्रिया को। और रबर की बल्कनीकरण प्रक्रिया की खोज किसने किए थे, तो गुड ईयर नामक जो है एक वैज्ञानिक ने किए थे। तो आपको इतना बात ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं 35 नंबर। उच्च स्तर भाषा के स्रोत कूट भाषा को मशीन कूट में बदल देने वाला अनुवादक प्रोग्राम को क्या कहते हैं। जो उच्च हाई लेवल की लैंग्वेज है उसे मशीनी लैंग्वेज में जो बदल देते हैं उस प्रोग्राम को क्या कहते हैं। ऑप्शन असेंबलर, कंपाइलर, लीडर, इंटरप्रेटर। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कंपाइलर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर से संबंधित ये प्रश्न है। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है, तो चार्ल्स बैबेज को कहा जाता है, चार्ल्स बैबेज को कहा जाता है। सुपर कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है, तो सुपर कंप्यूटर का पिता सैमुअल क्रे को कहा जाता है, सैमुअल क्रे को कहा जाता है। भारत में सुपर कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है, तो भारत में सुपर कंप्यूटर का पिता विजय भटकर को कहा जाता है। भारत में सुपर कंप्यूटर की देखरेख कौन सी संस्था करते हैं, तो सीडैक करती है। सीडैक कहाँ स्थित है, तो ये पुणे के अंदर स्थित है। भारत के प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था, परम 8000 भारत के प्रथम सुपर कंप्यूटर था। उसके बाद जो है कंप्यूटर में जो है चिप जो होती है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, तो सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है, सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है चिप में। ऐसी चिप जो बनी होती है। उसके बाद जो चिप की बात आ गई है, तो चिप का खोजकर्ता कौन थे, तो जैक किल्बी। कौन, जैक किल्बी। जैक किल्बी जो है चिप के खोजकर्ता है, जैक किल्बी। उसके बाद कंप्यूटर से और क्या होगा, कंप्यूटर का 5वां पीढ़ी चल रहा है। पहला पीढ़ी में किस चीज का यूज किया गया था, वैक्यूम का, वैक्यूम ट्यूब का किया गया था, निर्वात का। दूसरा पीढ़ी में किया गया था ट्रांजिस्टर का, ट्रांजिस्टर का किया गया था। तृतीय पीढ़ी में क्या किया गया था, आईसी चिप का। फोर्थ में क्या किया गया है, मैक्रो प्रोसेसर का। और फिफ्थ जनरेशन जो चल रहा है उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है। अगला प्रश्न देखते हैं, अष्टछाप की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। अष्टछाप की स्थापना जो है ये आचार्य विठलनाथ के द्वारा किया गया था। गुरु नानक जो है सिख धर्म के संस्थापक हैं, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। और सिख धर्म के जो 10वें गुरु और अंतिम गुरु है ये गुरु तेग बहादुर माफ कीजिएगा गुरु गोविंद सिंह है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय शतरंज के इतिहास में प्रथम महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी। तो भारत के शतरंज के इतिहास में प्रथम महिला ग्रैंड मास्टर जो है ये है एस विजय लक्ष्मी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। वहीं पे पुरुष में जो है विश्वनाथ आनंद, विश्वनाथ आनंद जो है ये प्रथम ग्रैंड मास्टर है पुरुष में। एस विजय लक्ष्मी जो है ये प्रथम ग्रैंड मास्टर है महिला में। अगला प्रश्न देख लेते हैं, वर्ष 2021 के लिए निम्नलिखित में से कितने खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया। तो वर्ष 2021 के लिए जो है टोटल 12 खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया। दोस्तों मेजर ध्यानचंद पुरस्कार का जो पुराना नाम है ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हुआ करता था। इनकी शुरुआत 1991 और 1992 में जो है पहली बार दिया गया था। घोषणा 1991 में, 1992 में पहली बार दिया गया था। दोस्तों बता दें इस बार 12 जो खिलाड़ी है इसमें जो भी टोक्यो ओलंपिक में कोई भी पदक जीते हैं या जो, और इसके अलावा टोक्यो ओलंपिक के खिलाड़ी के अलावा जो है एक मिताली राज को अलग से दिया गया था जो महिला क्रिकेटर है और ये हाल में ही संन्यास लेने की भी घोषणा किए हैं। और मिताली राज एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जो 10,000 वनडे इंटरनेशनल रन बनाई है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, एसएससी सीएचएसएल में आया हुआ क्वेश्चन है। और उसके बाद एक सुनील छेत्री को दिया गया था, सुनील छेत्री को भी दिया गया था जो फुटबॉल से संबंधित है। तो ये दोनों बाहरी है, बाद बाकी ओलंपियन जो ओलंपिक में पदक जीते हैं उनको दिया गया, जैसे पी श्रीजेश है, प्रमोद भगत है, इसके बाद जो है नीरज चोपड़ा है, इन लोगों को दिया गया था ये मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। तो इस प्रकार के 12 हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसिद्ध पुस्तक द टॉम्ब ऑफ सैंड, रेत की समाधि की लेखक लेखिका कौन है। काफी इंपोर्टेंट पुस्तक है, कभी भी एग्जाम के अंदर छप सकती है। तो ये ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे राइट आंसर है। गीतांजलि श्री के द्वारा लिखा गया था पुस्तक रेत की समाधि। बाद में इसके अंग्रेजी अनुवाद किए डेजी रॉकवेल। कौन, डेजी रॉकवेल के द्वारा अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। और इस पुस्तक को 2022 ईस्वी के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार में कितनी राशि मिलती है,
तो 50,000 पाउंड की राशि मिलती है, जो इन दोनों में यानी गीतांजलि श्री में और डेजी रॉकवेल के बीच ये बटेगी। डेजी रॉकवेल के बीच समान अनुपात में बटेगी 25-25 हजार पाउंड की राशि। तो इनसे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए, क्योंकि एक तो ये भारतीय मूल की पुस्तक है, दूसरा इसको इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार प्राप्त हो जाता है, और साथ ही साथ ये प्रथम मौका है जब किसी हिंदी भाषा के किताब को जो है इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ हो। तो आपको याद रखना है, रेत की समाधि द टॉम्ब ऑफ सैंड गीतांजलि श्री की पुस्तक है, और इसे जो है इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार दिया गया है। इस वीडियो का यह लास्ट क्वेश्चन है। अगर आपको अच्छा लगा हो वास्तव में तो लाइक जरूर कर लीजिएगा और एक कमेंट जरूर कीजिएगा, और इस तरीके का सीरीज जो है लगातार चलता रहेगा। आप बने रहे चैनल पे, इसके लिए सब्सक्राइब भी करके बेल बटन दबा लीजिएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय उद्यान में से कौन सा एक बाघ रिजर्व क्षेत्र नहीं है? बाघ रिजर्व नहीं है, टाइगर रिजर्व का दर्जा अभी तक इन्हें प्राप्त नहीं हुआ है। यहाँ पे जो ऑप्शन है दुधवा, ये दुधवा कहाँ है? उत्तर प्रदेश के अंदर है। कंवल ये कहाँ है? तेलंगाना के अंदर है कंवल। पेंच कहाँ है? एमपी प्लस महाराष्ट्र के अंदर है। उसके बाद एक है बंसदा, बंसदा कहाँ है? तो ये है गुजरात के अंदर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा बंसदा। बंसदा नेशनल पार्क है, जबकि ये तीनों को जो है टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है। वहीं पेंच जो है ये भारत में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है, सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है। सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व भारत में कौन सा है? तो नागा अर्जुन सागर जो है ये सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है क्षेत्रफल के हिसाब से भारत में। ये कहाँ है? तो ये स्थित है श्री सेलम, आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है। तो आपको ये ध्यान रखना है। साथ ही साथ भारत में सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है क्षेत्रफल के हिसाब से? तो ये है हिमिस। ये कहाँ स्थित है? तो ये है लेह के अंदर स्थित है। सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है भारत में? तो सबसे छोटा नेशनल पार्क है साउथ बटन। ये कहाँ है? तो ये अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो आपको इतनी जानकारी मोटे मोटे रखने होंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।